नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स होना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वो सोवरेन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। आप एक बात बताइए, किसी जिले का एसपी सिर्फ आईपीएस हो सकता है, किसी जिले का डीएम सिर्फ आईएएस हो सकता है और कोई भी पर्सन नहीं हो सकता। तो वो सोवरेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो देखो, जहां पर आपने बहुत ज़्यादा पावर दे दी किसी पर्सन को, लेकिन ये नहीं बताया कैसे उस पावर का इस्तेमाल करना है, तो ऐसी पावर देखो किसी को भी करप्ट कर सकती है। इवन कौटिल्य ने भी अपने इरा में ये कहा था, सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना जरूरी है, और उस समय कोड ऑफ कंडक्ट था भी। अभी मॉडर्न इरा में विभिन्न देशों ने अपने अपने देशों में सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को अडोप्ट किया है, ताकि एक डायरेक्शन दी जा सके कैसे सिविल सर्वेंट्स को बिहेव करना है, उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है। सिविल सर्वेंट्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो देखो एक्सप्लिसिट हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है, कहाँ से आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन देखो, जजेस के लिए, एमपीज और एमएलएस के लिए, या फिर दूसरे गवर्नमेंट फंक्शनरीज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्लियर नहीं है। अभी अभी हमने डिस्कस किया, एमपीज और एमएलएस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल क्लियर है नहीं। और डिफेंस सेक्टर में जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं या फिर मिलिट्री पर्सनल, उनके लिए तो कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल ही क्लियर है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और डिसिप्लिन की जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा है मिलिट्री सेक्टर में। अगर बात करें जजेस की, जजेस के लिए देखो सेपरेट कंडक्ट रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बताता है, अगर किसी जज पर मिसबिहेवियर का या फिर इनकैपेसिटी का आरोप लगता है तो उसकी जांच कैसे होगी। लेजिस्लेचर और मिनिस्टर्स की बात करें, कोई एक्सप्लिसिट रूल्स नहीं है। सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट थी वो रेकमेंड करती है कि एमपीज और एमएलएस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। अभी फिलहाल एक्सप्लिसिट कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है एमपीज और एमएलएस के लिए। इसके अलावा दूसरे जो फंक्शनरीज हैं, बाकी बचे हुए पब्लिक सर्वेंट्स, उनके लिए सेपरेट रूल्स या फिर सेपरेट लॉज हैं जो उनकी सर्विस की कंडीशंस को डिफाइन करते हैं, बट वो भी इफेक्टिव नहीं है, वो भी इनएडुकेट हैं। तो इसलिए देखो, कहा यह जाता है सभी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग सिविल सर्वेंट्स। शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, पब्लिक सर्वेंट एक बहुत बड़ी टर्म है। सिविल सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट के अंदर आते हैं। हर एक सिविल सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है, बट हर एक पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्वेंट नहीं है। तो सभी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए कंडक्ट का, यानी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सके उनके बिहेवियर में, उनके कंडक्ट में। सिर्फ यूं नहीं बोला जा सकता कि सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। जजेस के लिए, लेजिस्लेचर्स के लिए, क्लर्क के लिए, डिफेंस सेक्टर में जो भी पर्सनल है उनके लिए, सब के लिए, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं सब के लिए। अब हम कोड ऑफ कंडक्ट को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। शुरुआत में डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर ली थी। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ऐसे रूल्स जो कि अथॉरिटी के बिहेवियर को, कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं, और सिविल सर्वेंट्स को, पब्लिक सर्वेंट्स को फॉलो करना होता है इन रूल्स को। ये स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ब्राइब नहीं ले सकते, आप ऑफिस में किसी को फेवर या फिर डिसफेवर नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्टिवली काम करना होगा, फैक्ट्स के बेसिस पे काम करना होगा। आपका कोई डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हो जाए, या फिर आप पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे, दोनों को अलग अलग रखोगे। आप एक मॉनिटरी वैल्यू से ज़्यादा गिफ्ट नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, अगर देखो फूल लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सिविल सर्वेंट महंगी महंगी घड़ियों को एज ए गिफ्ट लेने लगे। सबसे लास्ट में, आप ऑफिस का इस्तेमाल नहीं करोगे पर्सनल गेन के लिए। जैसे ऑफिस की गाड़ी मिलती है, उस गाड़ी का इस्तेमाल अपने पर्सनल पर्पजेस के लिए नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ वहाँ जाना है ऑफिस के काम से नहीं, वैसे ही पर्सनल काम से, तो आप ऑफिस की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिनको फॉलो करना होता है सिविल सर्वेंट्स को। ये तो सिर्फ देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शुरुआत में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सिविल सर्वेंट को अगर कोई शिकायत है तो वो हायरार्की को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी शिकायत को लेकर पब्लिक में चले जाएंगे। आपको याद होगा, अभी नोएडा के जो एसपी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया।
उन्होंने आरोप लगाया था कि पोस्टिंग में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और इसमें ये आईपीएस इन्वॉल्व हैं। तो उनका वो लेटर जो था वो लीक हो गया था। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला कि हम जांच करेंगे अगर कोई ऐसा घोटाला है, बट नोएडा के एसपी ने जो किया है वो सर्विस रूल्स के अगेंस्ट है। उनका लेटर लीक नहीं होना चाहिए था, वो अपनी शिकायत को लेकर पब्लिक में नहीं जा सकते थे, वो लेटर कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए था। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट था, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस प्रकार से देखो बहुत सारे रूल्स हैं कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जिनको सिविल सर्वेंट्स को फॉलो करना होता है। कहाँ से आती है ये कोड ऑफ कंडक्ट? ये देखो निकल के आती है हमारे संविधान में आर्टिकल 309 से लेकर 311 से। इसके अलावा सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 2014, इंडियन पीनल कोड, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इन सभी एक्ट्स और इन सभी रूल्स से सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट निकल के आता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सिविल सर्वेंट्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल का मतलब ये है, जैसे नोएडा के एसपी सस्पेंड हो गए, अगर कोई सिविल सर्वेंट कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है, वायलेशन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई कैसे हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल होता है, जबकि कोड ऑफ एथिक्स इन्फोर्सेबल नहीं होता है। कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स, लेकिन फिलहाल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्सेबल होता है। दूसरा पॉइंट, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी, वो सब भी डिफाइन होता है कोड ऑफ कंडक्ट में। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में देखो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं नेचर में। जैसे हमने डिस्कस किया डूज एंड डोंट्स दोनों होते हैं। मतलब ये भी बताया जाता है सिविल सर्वेंट्स को कोड ऑफ कंडक्ट में क्या आपको करना है, और ये भी बताया जाता है क्या आपको नहीं करना है। समझ गए? तो कोड ऑफ कंडक्ट नेचर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना जरूरी होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा गुड बिहेवियर, ऑर्डर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को भी इंश्योर करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी है। ये कोड ऑफ कंडक्ट के एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं, अगर किसी सिविल सर्वेंट के द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया जाता है, मिसकंडक्ट किया जाता है, तो क्या एक्शन हो सकता है? मतलब प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है? देखो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। इसके अलावा सीबीआई, सीआईडी, एसआईटी ये जांच कर सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स ने मिसकंडक्ट किया है या फिर नहीं किया है। इसके अलावा अगर कोई सिटीजन कंप्लेंट करता है तो एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनके द्वारा भी जांच की जा सकती है। लोकायुक्त और जुडिशरी ये भी जांच कर सकते हैं। एक्शन देखो दो प्रकार का लिया जा सकता है कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पर, माइनर एक्शन और मेजर एक्शन। माइनर एक्शन जैसे कि धमकाया जा सकता है, इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, प्रमोशन रोकी जा सकती है, या फिर गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ है उसकी रिकवरी की जा सकती है सिविल सर्वेंट से। मेजर एक्शन की बात करें, डिमोशन हो सकता है, मतलब एक रैंक नीचे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आईजी से डीआईजी बना दिया या फिर डीआईजी से एसपी बना दिया, इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जा सकती है कि भैया बस आप रिटायर हो जाइए। नेक्स्ट, रिमूव किया जा सकता है सर्विस से। अगर देखो किसी सिविल सर्वेंट को रिमूव किया जाता है तो बाद में चांस रहता है फिर से सर्विस में शामिल करने का। लेकिन चौथा पॉइंट जो है डिसमिसल, अगर किसी को एक बार सर्विस से डिसमिस किया जाता है तो बाद में कोई चांस नहीं रहता फिर से उस अधिकारी को सर्विस में शामिल करने का। तो ये मेजर एक्शंस हैं जो लिए जा सकते हैं सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि हम रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं या फिर इवन डिसमिसल की भी बात कर रहे हैं, तो क्या आर्टिकल 311 आड़े नहीं आता सिविल सर्वेंट्स को डिसमिस करने में? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर इन एफिशिएंसी के कारण किसी सिविल सर्वेंट को सर्विस से डिसमिस किया जाता है या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जाती है तो इसका मतलब आर्टिकल 311 जो है उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। आर्टिकल 311 हालांकि बचाता है सिविल सर्वेंट्स को, उनको सर्विस से निकालना आसान नहीं होता, बट अगर इन एफिशिएंसी के कारण निकाला जा रहा है सिविल सर्वेंट्स को तो इसके आड़े 311 आर्टिकल नहीं आता। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इन एफिशिएंसी के कारण
डिसमिस किया जा सकता है सरकार के द्वारा किसी सिविल सर्वेंट को, और कंपल्सरी रिटायरमेंट भी दी जा सकती है। अभी देखो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने बहुत सारे ऑफिसर्स को कंपल्सरी रिटायरमेंट दी है, खास करके IRS ऑफिसर्स को। रूल सीधा है 15 सालों की सर्विस के बाद आपकी सर्विस का रिव्यू होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होती है सरकार तो ऑफिसर को वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद 25 साल की सर्विस जब कंप्लीट होगी और फिर से अगर उस पब्लिक ऑफिसर की जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो सर्विस को टर्मिनेट किया जा सकता है। और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा 50 से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स को रिटायर किया जा चुका है इस रूल्स के अकॉर्डिंग। बट देखो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। बहुत बार ऐसा होता है सिविल सर्वेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इंक्वायरी जो है वो काफ़ी डिले होती है। बहुत बार 2 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है इंक्वायरी होने में। नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि देखो आर्टिकल 311 जो है वो रुकावट डालता नहीं है। सरकार अगर इनएफिशिएंसी के कारण किसी पब्लिक सर्वेंट को जबरन रिटायरमेंट देती है, बट फिर भी घुमा फिरा के सिविल सर्वेंट्स जिनको जबरन रिटायरमेंट दी जाती है वो केस डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो केस चलता रहता है। बहुत बार केस सरकार मजबूती से लड़ती नहीं है और सिविल सर्वेंट्स जिनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दी गई है वो केस जीत जाते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत लाइबिलिटी देखो सिविल सर्वेंट के ऊपर होती है ये साबित करने की वो निर्दोष हैं, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं किया है, उन्होंने सर्विस रूल्स के विरुद्ध जाकर काम नहीं किया है। तो देखो ये जो पॉइंट है इसकी वजह से बहुत बार जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं वो उनका हैरासमेंट हो जाता है और जो करप्ट सिविल सर्वेंट्स हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं, बट इन रूल्स के कारण जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं उनका हरासमेंट होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी से जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हायर अथॉरिटीज से नोड चाहिए होता है। बहुत बार नोड मिलता नहीं है, यानी अनुमति मिलती नहीं है हायर अथॉरिटीज से, और इस वजह से जॉइंट सेक्रेटरी और उनसे सीनियर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं पाती। नेक्स्ट पॉइंट, IAS लॉबीज और जो IPS लॉबीज हैं वो देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनका नेक्सस होता है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ और दोनों मिलके करप्शन करते हैं। अब आपने देखा होगा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे IRS ऑफिसर्स को रिटायरमेंट दी है। IRS ऑफिसर सेंट्रल ऑफिसर होते हैं, जबकि IAS ऑफिसर्स को या तो रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं दी गई है या फिर बहुत कम IAS ऑफिसर्स को रिटायरमेंट दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो IAS जो है वो ऑल इंडिया सर्विस है, IAS लॉबी और इवन IPS भी जो है वो ऑल इंडिया सर्विस है। दोनों सर्विसेज की जो लॉबी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और जब भी किसी IAS के साथ कुछ गलत होता है तो आप भी सुनते हो IAS एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई, कार्रवाई करने की बात आती है, तब भी IAS लॉबी का, IAS एसोसिएशन का विरोध आप देखते हो। तो इनकी लॉबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती। लास्ट पॉइंट देखो, बोला यह जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है किसी सिविल सर्वेंट ने, ये बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। अब काफ़ी बार ये बियॉन्ड डाउट प्रूव करना आसान नहीं होता, इस वजह से भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के बावजूद छूट जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। तो आप एसेंस में ये कह सकते हो कि जो ये रूल्स और प्रोसीजर हैं ये देखो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हैं, इस वजह से कार्रवाई हो नहीं पाती सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट, इवन कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के बाद। जहां यहां पर जैसे एक आंकड़ा दिया हुआ है समझाने के लिए, अगर CVC ने यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 100 सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की रिकमेंडेशन दी है तो कार्रवाई होती है सिर्फ 2-3 के खिलाफ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज़ादी के बाद से अभी तक कितने सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है करप्शन के केसेस में। तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस जिनका काम है करप्शन को रोकना, वो इफेक्टिव ढंग से अपना काम नहीं कर पाते और जो एक्ट्स और रूल्स हैं करप्शन को रोकने के लिए उनका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से नहीं होता। इवन देखो सेकंड ARC की जो रिपोर्ट है वो भी इस बात को रिकॉग्नाइज करती है कि बहुत बार जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको तो हरास किया जाता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है, जबकि जो डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको प्लम पोस्टिंग दे दी जाती है। सेकंड ARC रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, मिनिमम स्टेप्स होने चाहिए इंक्वायरी के, मतलब जो प्रोसीजर और प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा रिजिड है करप्शन के केसेस में,
सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ जांच से संबंधित उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को आसान बनाया जाए, लॉ को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि इफेक्टिव ढंग से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। आर्टिकल 311 जो रुकावट बनता है सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ कार्रवाई में, इस आर्टिकल को एबोलिश किया जाए। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स भी होना चाहिए, अभी वैसे है लेकिन एक्सप्लिसिट नहीं है। और मिनिस्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जिसकी बात हमने डिस्कशन के शुरुआत में की थी। एथिक्स कमिश्नर होना चाहिए हर एक हाउस में, ताकि अगर एमपीज और एमएलएज ने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाके काम किया है तो उचित कार्रवाई की जा सके एमपीज और एमएलएज के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स की। कोड ऑफ एथिक्स में देखो वो प्रिंसिपल्स या फिर गाइडलाइंस होती हैं जिनको सिविल सर्वेंट्स को फॉलो करना होता है। डिफरेंस हम कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बीच लास्ट में समझेंगे, लेकिन पहले कोड ऑफ एथिक्स को समझ लेते हैं। जैसे देखो नोलन कमेटी ने, यूके की है नोलन कमेटी ने 7 प्रिंसिपल्स बताए थे जिनको सिविल सर्वेंट्स को फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले सेल्फलेसनेस का मतलब ये है डिसीजंस लेते वक्त सिविल सर्वेंट्स पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। दूसरा इंटीग्रिटी, ऑब्लिगेशन होगी सिविल सर्वेंट्स की सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति, सरकार के प्रति, किसी आउटसाइड इंडिविजुअल के प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, सिविल सर्वेंट्स डिसीजन लेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे सिविल सर्वेंट्स के द्वारा वो अलाउ करेंगे कि उन डिसीजंस की स्क्रूटिनी हो सके। नेक्स्ट ओपननेस, मतलब जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे सिविल सर्वेंट्स के द्वारा वो रीजंस देंगे हमने ये डिसीजन इसलिए लिए। नेक्स्ट ऑनेस्टी, वो पब्लिक ड्यूटीज में अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को डिक्लेयर करेंगे। सबसे लास्ट में लीडरशिप, सिविल सर्वेंट्स इस प्रकार से बिहेव करेंगे, इस प्रकार से एक्ट करेंगे जो बाकी ऑफिशियल्स के लिए एग्जाम्पल हो, पूरे डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम्पल हो। तो नोलन कमेटी ने कहा था सिविल सर्वेंट्स को ये 7 प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये कोड ऑफ एथिक्स हैं। देखो कोड ऑफ एथिक्स ना इन्फोर्सेबल नहीं है। आप इंटीग्रिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को, अकाउंटेबिलिटी को, ओपननेस को, इन सब चीज़ों को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है कि आप समय से पहले ऑफिस से नहीं जाओगे, तो सिविल सर्वेंट जो है वो समय से पहले ऑफिस नहीं जाता है, 5 बज जाती है। लेकिन 5:03 पर एक बुजुर्ग आदमी आता है ऑफिस में, बहुत दूर से आता है, 3 घंटे ट्रेवल करके, और वो उसे अपना एक जरूरी काम करवाना है। वो रात को उसके पास रहने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, और अगर वो कल को फिर से आता है तो उसका बहुत सारा पैसा खर्च होगा। वो बहुत ज़्यादा गरीब भी है, शरीर भी नहीं अलाउ करता। तो ऐसी सिचुएशन में सिविल सर्वेंट कोड ऑफ कंडक्ट को तो फॉलो कर लेगा, क्योंकि 5 बज गई और ऑफिस में लिखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स में लिखा हुआ है कि आप समय से पहले ऑफिस को नहीं छोड़ सकते। ये देखो सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, टेक्निकली रॉन्ग हो सकता है ये एग्जाम्पल, लेकिन आप एसेंस समझिए। तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो सिविल सर्वेंट 5 बजे ऑफिस से जा सकता है, बट 5:03 पर वो बुजुर्ग आदमी आया है, तो कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार उस गरीब आदमी का काम करना, जो भी वो समस्या लेकर आया है उसको एड्रेस करना, ये ड्यूटी बनती है सिविल सर्वेंट की कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग। समझ गए? मतलब कोड ऑफ एथिक्स को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये काइंड ऑफ मोरल बिहेवियर के लिए है, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लीगल बिहेवियर के लिए है। कोड ऑफ कंडक्ट में स्पेसिफिकली बताया जाता है ये सिविल सर्वेंट्स को करना है, ये नहीं करना है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताया जाता है कि ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है। सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, और इसी वजह से देखो कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव भी होते हैं। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल्स की इंप्लीमेंटेशन अलग अलग हो सकती है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सिविल सर्वेंट्स के अनुसार, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहां पर देखो कोड ऑफ एथिक्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जान लेते हैं। कोड ऑफ एथिक्स डील करते हैं सिविल सर्वेंट के मोरल बिहेवियर के साथ, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट डील करते हैं लीगल बिहेवियर के साथ। ये एक प्रकार से देखो डिजायरेबल लेवल ऑफ कंडक्ट है, मतलब कोड ऑफ एथिक्स को कोई फॉलो नहीं भी करेगा तो कोई जरूरी नहीं कार्रवाई होगी ही उस सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स के वायलेशन पर कार्रवाई होना जरूरी नहीं है। ये डिजायरेबल लेवल ऑफ कंडक्ट है, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिविल सर्वेंट्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है
डील विद इनर एस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, मतलब सिविल सर्वेंट्स की जो कंसाइंस हैं उसको जगाया जाता है इन प्रिंसिपल्स के थ्रू, ताकि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो अपने कंसाइंस को ध्यान में रखते हुए एक्ट करें। यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी हुआ है कंसाइंस, सेल्फ कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको ध्यान में रखा जाता है कोड ऑफ एथिक्स में। और लास्ट में है इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल रेदर इट इज़ डिजायरेबल एंड एंकरेज्ड। एंकरेज किया जाता है सिविल सर्वेंट्स को कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, सरकार चाहती है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, बट ये इन्फोर्सेबल नहीं है, नहीं भी फॉलो किया जाएगा तो कोई जरूरी नहीं कार्रवाई होगी ही। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो हॉस्पिटल में जाना और डीएम के द्वारा इस प्रकार से जूता रखना हॉस्पिटल के बेड के ऊपर, आप बताइए क्या ये उचित है? देखो ये बिल्कुल उचित नहीं है। किसी भी सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इस प्रकार से बिहेव करना। वो बात अलग है, ये गलती हो सकती है और बाद में माफ़ी भी मांग ली गई हो सिविल सर्वेंट के द्वारा, लेकिन कोई भी सिविल सर्वेंट इस प्रकार से बिहेव करे ये उचित नहीं है। अब ये कोड ऑफ एथिक्स का तो उल्लंघन है क्योंकि मोरल बिहेवियर गलत है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी वायलेट हो रहा हो, समझ गए? तो ये डिफरेंस है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में। अब यूपीएससी ना डिफरेंस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, अब डिफरेंस की बारी आती है। देखो 2014 के जो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं उन रूल्स में कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताया गया है, मतलब एथिकल प्रिंसिपल्स को भी शामिल किया गया है ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 2014 में, जैसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, न्यूट्रलिटी, कंपैशन, सोशल जस्टिस, इन सब एथिकल प्रिंसिपल्स को ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 2014 में इंक्लूड किया गया है। और कुछ जो कंडक्ट ऑफ एथिक्स हैं वो वैसे इन्फोर्सेबल भी हैं, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस, ये इन्फोर्सेबल भी हैं, तो ये लास्ट में लिखने के लिए है। कंपैरिजन की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट लीगल साइड से डील करता है, कोड ऑफ एथिक्स मोरल साइड से डील करता है। कोड ऑफ कंडक्ट अकाउंटेबिलिटी से डील करता है, कोड ऑफ एथिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है। डिफरेंस यहां पर क्लैरिफाई करना जरूरी है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। देखो जब सिविल सर्वेंट्स कोई एक्शन ले लेते हैं तब उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, उनकी जवाबदेही फिक्स होती है कि आपने ये एक्शन क्यों लिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन लेने से पहले आती है, मतलब आपको ये काम करना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो एक्शन से पहले मतलब सिविल सर्वेंट कोई फंक्शन को परफॉर्म करे, इस चीज का लेना देना है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और एक्शन लेने के बाद ये एक्शन आपने क्यों लिया ये मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी का, समझ गए? मतलब एक्शन लेने के बाद आती है अकाउंटेबिलिटी, और एक्शन लेने से पहले कि आपको ये एक्शन लेना चाहिए, ये ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी चाहिए, ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोड ऑफ कंडक्ट डिसीजन की लीगल क्वालिटी पर फोकस करता है, और कोड ऑफ एथिक्स डिसीजन की एथिकल क्वालिटी पर फोकस करता है। कोड ऑफ कंडक्ट एक्सटर्नल साइड से डील करता है, और कोड ऑफ एथिक्स जो है, जो हमने डिस्कस किया था, कंसाइंस, सेल्फ कमिटमेंट, यानी इंटरनल साइड से डील करता है। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट ऑब्जेक्टिव होता है, और कोड ऑफ एथिक्स काफ़ी बार सब्जेक्टिव होता है, जो हमने डिस्कस किया था कि कोड ऑफ कंडक्ट में तो स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स होते हैं, बट कोड ऑफ एथिक्स में प्रिंसिपल्स की बात की जा सकती है, तो उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट देखो मिनिमलिस्ट अप्रोच पर फोकस करता है, और कोड ऑफ एथिक्स मैक्सिमलिस्ट अप्रोच पर फोकस करता है। याद कीजिए वो एग्जाम्पल कि 5:03 हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार सिविल सर्वेंट ऑफिस छोड़ के जा सकता है, क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड जो फॉलो करना था सिविल सर्वेंट को उसने वो फॉलो कर दिया, 5 बजते ही वो ऑफिस से चला गया। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स मैक्सिमलिस्ट अप्रोच पे फोकस करता है कि आप वेलफेयर पे फोकस कीजिए, आप जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करने की आवश्यकता होती है, जबकि कोड ऑफ एथिक्स में प्रिंसिपल्स की बात होती है। प्रिंसिपल्स चेंज होने में देखो लंबा समय लग जाता है। आज से 200 साल पहले भी इंटीग्रिटी पर फोकस होता था, आज भी इंटीग्रिटी पर फोकस होता है, तो प्रिंसिपल्स तो लंबे समय तक इंटरेस्ट रहते हैं सोसाइटी में, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। इस प्रकार से हमने डिटेल से कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को समझा, तो आपका एथिक्स का एक पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।